स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। इसी में इसकी आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था सारे हम लोग कवर कर लेंगे। मेन फोकस देंगे प्रशासनिक व्यवस्था में। तो इतनी बड़ी साम्राज्य को अगर चलाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होनी ही चाहिए। नहीं प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगा तो इतना बड़ा साम्राज्य कभी बन ही नहीं सकते हैं। ईरान तक था इसका, ईरान, इधर बंगाल, उधर कश्मीर, नीचे कर्नाटक तक इसका क्षेत्र था। बस तमिलनाडु और केरला वाला एरिया छोड़ के लगभग संपूर्ण भारत पे मौर्यों की शासन व्यवस्था थी। अभी जितनी भारत की आकार है उससे डबल उस समय इस क्षेत्र पे ये फैला हुआ था। तो हम लोग पढ़ते हैं मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कैसे चलाता था। तो मौर्यकालीन शासन व्यवस्था तो पूरी तरह से केंद्रीकृत राजा के ऊपर ही होगा। राजा के ऊपर ही सारे पावर थे। अभी लोकतंत्र में क्या होता है, आज भी प्रधानमंत्री को अगर राजा समझ लेंगे, लेकिन सारे पावर उसके पास नहीं है। शक्तियों का विभाजन हो चुका है। डिफरेंट आदमी के पास डिफरेंट टाइप का शक्ति चला गया है। इसलिए राजा के पास शक्ति है, प्रधानमंत्री के पास अभी का, मगर वो विभाजन के थ्रू उसके पास पहुंचता है। उस समय क्या था, डायरेक्ट हर एक चीज का हेड राजा ही होता था। शक्तियों का विभाजन नहीं हुआ करता था राजतंत्र में। तो राजा जो शासन करता था अपने अमात्यों के वजह से, मतलब मंत्री, ठीक है, उसके बाद इसके तीर्थ की वजह से, ठीक है, तीर्थ को महामात्र भी कहा जाता था, महामात्र, और अध्यक्ष के मदद से। तो देखिए ये जितनी भी इसकी प्रशासनिक व्यवस्था है इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। ये सब जो अभी बताऊंगा ये सब चाणक्य के अर्थशास्त्र से मिलती है। चाणक्य के अर्थशास्त्र ही है जिससे हम जान सकते हैं मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए तीर्थों की संख्या अर्थशास्त्र में बताई गई है 18, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अध्यक्ष 26, ठीक है। तीर्थ को ही उच्चस्थ अधिकारी कहा जाता है, उच्चस्थ अधिकारी, ठीक है। और अमात्य मंत्री होते थे। देखिए कुछ अमात्य आपको इस तीर्थ में ही मिल जाएंगे, ठीक है। अमात्य सबसे ऊंचा पोस्ट था, उसके बाद तीर्थ, उसके बाद अध्यक्ष। इसी तीनों के मदद से राजा पूरी प्रशासनिक व्यवस्था चलाते थे। बाकी छोटे लेवल पे तो बहुत सारे होंगे, लेकिन ये शीर्षस्थ बड़े उच्च पद में ये 3 पद था। तो आपको याद रखना पड़ेगा, सबसे उच्च में अमात्य, उसके बाद 18 तीर्थ थे और अध्यक्ष 26 अध्यक्ष थे, ठीक है। आपको ये अमात्य जो है, कुछ अमात्य तीर्थ में भी मिल जाएंगे, कुछ अमात्य तीर्थ के बाहर भी है, ठीक है। इसकी संख्या पूरी तरह से नहीं अर्थशास्त्र में अच्छे से लिखी हुई है, तो हम इस अमात्य की संख्या नहीं बता सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तीर्थ को उच्चस्थ या शीर्षस्थ अधिकारी कह सकते हैं, ठीक है, शीर्षस्थ अधिकारी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लस तीर्थ को ही महामात्र करके बुलाया गया है। तो हम लोग सबसे पहले 18 तीर्थों को याद करते हैं। अमात्य उसके बाद पढ़ेंगे, उसके बाद तीर्थ के बाद अध्यक्ष पढ़ेंगे। ये 18 जो है तीर्थ है, जो वेरी सिंपल है याद करना। देखने में संख्या 18 बहुत ज्यादा लगता है। इधर का 9 आपको देखते ही याद हो जाएगा, उधर का 9 पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। पहला देखिए तीर्थ में पुरोहित होता था, पुरोहित और प्रमुख धर्माधिकारी। कि पुरोहित को ही प्रमुख धर्माधिकारी कहा जाता था, या प्रधानमंत्री यही होता था। प्रधानमंत्री कौन था, चाणक्य हुआ करता था, चाणक्य। उसके बाद चाणक्य के बाद चाणक्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ था, राधागुप्त, ठीक है। राधागुप्त की मदद से ही अशोक ने गद्दी हड़पी थी। तो ये पुरोहित सबसे उच्च पद था। उसके बाद सेनापति, सेना का प्रधान सेनापति कहलाता है। इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। युवराज उत्तराधिकारी होता है, इसको याद करने का जरूरत नहीं है। नागरक, देखिए नागरक नाम से ही पता चल जाता है कि नगर का प्रमुख अधिकारी। बहुत सारे नगर थे, इतने बड़े साम्राज्य, बहुत सारे नगर थे। तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन, वाराणसी, ऐसे बड़े बड़े हरे शहर थे। जो बड़े बड़े नगर थे उसकी रक्षक होता था, नगर का प्रमुख अधिकारी होता था, ठीक है। नगर का प्रमुख अधिकारी जो एडमिनिस्ट्रेशन देखे। और सैनिक जो होता था वो नायक होता था, नगर रक्षक। ये सैनिक के रूप में रक्षा करना इसका काम है, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन कराना, एडमिनिस्ट्रेशन देखना नागरिक का काम होता था, और रक्षा करना नगर का काम, नायक का काम होता था। यही अंतर है। ये समझिए, डीसी समझ लीजिए, इसको एसपी समझ लीजिए।
उसके बाद देखिए 3 पाल आएंगे, अंतपाल, दुर्गपाल और दंडपाल। ये सब सेना का ही भाग है, लेकिन तीर्थ में काउंट होता है। जब सैनिक हम लोग सैनिक प्रशासन पढ़ेंगे तो फिर से इसकी चर्चा आएगी। अंतपाल का काम क्या है? सीमावर्ती दुर्गों का रक्षा करना। जो राजधानी से बाहर है, उस जितने भी दुर्ग है किनारे किनारे में, उसका रक्षा करना अंतपाल का काम था। दुर्गपाल का राजकीय दुर्ग, जहाँ राजा रहते हैं, राजा जहाँ रह रहे हैं पाटलिपुत्रा में, ठीक है, या उप राजा जैसे अवंती में, उज्जैन में रह रहे हैं, तक्षशिला में रहते हैं, स्वर्णगिरी में रहते हैं, उसी तरह उनके दुर्गों का रक्षा करता था दुर्गपाल। ठीक है। दंडपाल, ये दंडपाल क्या होता है? सेना की सामग्री प्रोवाइड करना, सेना को सामग्री पहुंचवाना का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था वो दंडपाल होता था। दंडपाल के ही जिम्मे में रहता था कि सेना को खाना की कमी ना हो, हथियार की कमी ना हो, घोड़े की साज सज्जाओं की कमी ना हो, हाथी की कमी ना हो, इस तरह का सारे देखभाल करने का सबसे बड़ा अधिकारी दंडपाल होता है। ये सब सबसे बड़ा अधिकारी है। ठीक है। नगर, ये जो नगर का प्रमुख सबसे बड़ा अधिकारी, ये अंतपाल सीमावर्ती दुर्ग रक्षकों का बहुत सबसे बड़ा अधिकारी, इसके अंदर बहुत सारे लोग काम करेंगे। ये चीफ का नाम है सिर्फ। मंत्री परिषदाध्यक्ष, मंत्री परिषद अध्यक्ष समझ लीजिए इसको। मंत्री परिषद का अध्यक्ष, जो राजा का मंत्री परिषद बैठेगा, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? वो मंत्री परिषदाध्यक्ष। ठीक है। नायक, स्वयं बता दिए नायक का क्या काम है। नायक का काम है एक नगर का रक्षा करना। ठीक है। नायक किसके अंदर आएगा? सेनापति के ही अंदर आएगा। सेनापति सबसे बड़ा अधिकारी सैन्य विभाग का, उसी के अंदर ये आता है। ये कब नगर का रक्षा करेगा? शांति के समय में। ठीक है। और युद्ध के समय में युद्ध का नेतृत्व भी करेगा, मैदान में जाकर लड़ाई भी करेगा जब युद्ध छिड़ गया। ठीक है। ये नायक, इसको तो याद करना बहुत ही आसान है। बाकी ये सब याद करने के लिए आपको हिंदी मजबूत होना चाहिए। अगर हिंदी आपका मजबूत है तो ये सब बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। राजस्व विभाग, ये वित्त मंत्री था। राजस्व विभाग जैसे जो भी वित्त मंत्री है, निर्मला सीतारमन, उसको हिंदी में समाहर्ता बोलते हैं। अब भी वित्त मंत्री है। ठीक है। प्रशासता का क्या काम था? राजकीय आज्ञा का पालन। राजा का जो मंत्री परिषद में जो कानून बनेगा, उस कानून को लिखना, राजकीय आज्ञा को लिखना प्लस प्रचारित करना, जनता में प्रचारित करना कि भाई इस मंत्री परिषद में ये मीटिंग हुई है, ये फैसला लिया गया, ये जनता तक प्रचारित करने का काम प्रशासता का होता था। उस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी प्रशासता था। समाहर्ता राजस्व विभाग, ये पैसे का कलेक्शन करता था। वित्त मंत्रालय जो काम करता वही काम था इसका। सन्निधाता, अभी भी कोषाध्यक्ष, किसी भी डिपार्टमेंट का कोषाध्यक्ष तो हिंदी में देखिएगा लिखा हुआ रहता है सन्निधाता। तो सन्निधाता का मतलब ही होता है कोषाध्यक्ष। हिंदी मजबूत कर लीजिए तो अपने आप आपका समझ में आ जाएगा। प्रदेष्टा और व्यवहारिक, ये भी 2 तीर्थ होते थे। तो क्या प्रदेष्टा क्या होता है? प्रदेष्टा जो होता है फौजदारी न्यायालय। आज भी 2 प्रकार के, एक दीवानी न्यायालय, एक फौजदारी न्यायालय, मतलब सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट। तो सिविल कोर्ट का जो हेड होता था उसको कहा जाता था व्यवहारिक, और क्रिमिनल कोर्ट का जो हेड होता था प्रदेष्टा। ये भी हम पढ़ेंगे जब न्यायिक व्यवस्था, इसकी न्यायिक व्यवस्था पढ़ेंगे। ठीक है। दोबारा इसकी जिक्र आई। आज भी आप कोई कोर्ट में जाते होंगे, लिखा हुआ दिखता व्यवहारिक न्यायालय। ठीक है। व्यवहारिक न्यायालय वही व्यवहारिक है, उसका सबसे बड़ा जज। कर्मांतिक, उद्योग एवं कारखाने को देखने वाला सबसे बड़ा अधिकारी कर्मांतिक। उद्योग धंधे, कर्म से आपको याद हो जाएगा, उद्योग धंधे कर्म का हिस्सा है। द्वारिक, ये सबसे बड़ा अधिकारी है किसको? राजमहल का देखभाल करने के लिए। राजमहल को देखरेख करने के लिए भी एक बड़े अधिकारी की जरूरत है, वो राजमहल की देखभाल करता है। आंतरवैशिक, आंतरवैशिक का मतलब है ये सम्राट जो राजा होंगे उसके अंगरक्षकों का हेड, राजा का अंगरक्षक करने का काम है इसका। आठवीं, आठवीं मतलब वन विभाग। अगर आप झारखंड के स्टूडेंट होंगे तो आपको ये पता होगा कि 8वीं के अंदर ही झारखंड आता था उस जमाने में। तो 8वीं कौन होता था? 8वीं वन विभाग का अधिकारी होता था। झारखंड जंगलों से ही भरा हुआ था उस समय। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे 26 अध्यक्ष। ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है, इसको बहुत ही आसानी से आप याद कर सकते हो। इसमें से भी 5-6 आपको सुनते ही याद हो गया होगा। सन्निधाता कोषाध्यक्ष है,
मतलब ये हिंदी में ही कहते हैं, समाहर्ता राजस्व वित्त मंत्री को अभी भी बोलते हैं। व्यवहारिक न्यायालय आज कोर्ट में देखे ही होंगे आप लोग। ये सब बड़ा चीज नहीं याद करना। अब हम लोग चलते हैं 26 अध्यक्ष से पहले हम लोग सप्तांग सिद्धांत पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सप्तांग सिद्धांत किस बुक से लिया गया है और क्या है ये, ठीक है। सप्तांग सिद्धांत ये जो कौटिल्य है, चाणक्य, उसका सबसे बड़ा सिद्धांत है, ठीक है, जो आज भी पूरी तरह से प्रैक्टिकल है। सप्तांग सिद्धांत क्या कहता है कि भाई ये 7 चीज 7 अंग कहता है कि किसी राज्य के 7 अंग होते हैं, ठीक है, 7 अंग होते हैं। अगर आप ये 7 अंगों को मजबूत कर लिए तो आपसे बड़ा मजबूत राज्य और ताकतवर कोई हो ही नहीं सकता है, और आप बहुत अच्छा से शासन चला सकते हो। तो ये 7 राज्यों का जो वर्णन किया है उसको मनुष्य के अंग की तरह किया है, जैसे राज्य को मनुष्य मान लिया है और उसके 7 अंग बताया है। ये 7 चीजें है क्या चीज देखिए। राजा मजबूत होना चाहिए, उसके राजा को सिर कहा गया है, ठीक है। राजा मतलब सिर, बॉडी के मनुष्य के पार्ट्स मतलब राजा क्या है, सिर कहा गया। अमात्य मतलब आंख। अमात्य के अंदर यही कहना चाहता है, यही सब अमात्य तीर्थ अध्यक्ष, यही सब कि इस आपके जो सबसे ऊपर के कार्यकर्ता है, बड़े बड़े अधिकारी है, वो मजबूत होनी चाहिए। उसको शरीर के आंख से तुलना किया गया है। जनपद, ठीक है, जनपद को जांग से तुलना किया गया है कि आपका जो जनपद है, जितने बड़े एरिया है, जितने एरिया आपके हैं, वो सब आपके शरीर के जांग की तरह है, इसको भी मजबूत होना चाहिए। दुर्ग मतलब किला, राजा का किला एकदम बहुत मजबूत होना चाहिए, नहीं तो राजा को ही घेर के मार देगा सब कोई। दुर्ग, ठीक है। उसमें कोष को कहा गया है मुख, ठीक है, मुंह। कोष मतलब आपके पास पैसा एकदम तगड़ा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दंड मतलब हो गया सेना। आपका सेना जो होना चाहिए वो मस्तिष्क से बताया गया, तुलना किया गया कि आपका सेना। दंड मतलब न्याय व्यवस्था, ये दोनों एक ही चीज में आता है, ठीक है। ये दोनों आपका खूब मजबूत होना चाहिए तभी होगा। और मित्र को कान से तुलना किया गया है। कान मतलब आपका मित्र, आप अगर राजा अच्छे हो तो आपका दूसरे देश के राजा से भी आपकी मित्रता बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये सप्तांग सिद्धांत आप प्रैक्टिकली अभी देख लीजिए। किसी देश की अगर प्रगति का यही 7 चीज पे ही निर्भर करता है किसी देश की प्रगति, इसीलिए कौटिल्य को इतना महान माना जाता है। 18 तीर्थों के अलावे और भी बहुत सारे पोस्ट की पोर्टफोलियो का जिक्र है अर्थशास्त्र में, उसको भी हमें जानना जरूरी है, बस ये उस लिस्ट में शामिल नहीं है। जैसे देखिए प्रतिवेदक एक पोर्टफोलियो था। प्रतिवेदक ये इसका भी पावर और शक्ति तीर्थों के बराबर थी, लेकिन उस लिस्ट में नहीं है। तो प्रतिवेदक का क्या काम था? प्रतिवेदक का काम था कि दैनिक सूचना सम्राट तक, राजा तक पहुंचाना, जो दिन भर में घटनाएं हुई, मतलब समाचार, पूरे साम्राज्य का समाचार रोजाना सरकार को सुनाना। कौन सुनाता था? वो प्रतिवेदक नाम था। ब्रजभूमिक, एक ब्रजभूमिक नाम से पता चल जाएगा। ब्रजभूमिक, ब्रज है तो ये गौशाला, जितनी भी गौशालाएं थी, गाय का रक्षा करने वाला जो ये गौशालाएं थी, उसका ही अधिकारी होता था, सर्वोच्च अधिकारी। एग्रोनोमोई एक अधिकारी होता था जो पथ निर्माण करवाता था, ठीक है। 2 बड़े बड़े पथ थे, उत्तरा पथ और दक्षिणा पथ, ठीक है। उत्तरा पथ जो बाद में जीटी रोड बना, तो ये एग्रोनोमोई नाम के अधिकारी ही ये सब काम संभालते थे। प्लस युक्ति, एक पोर्टफोलियो थी युक्ति, ठीक है। युक्ति का काम होता था खोई हुई जमीन को वापस दिलाना। जैसे कोई आदमी का जमीन किसी और ने हड़प लिया या जमीन का बंटवारा हो रहा है, ये सब चीज को का ख्याल रखना। ये खोई हुई जमीन या जमीन का बंटवारा, ये सब का काम देखता था, ठीक है। ये पोर्टफोलियो बार बार एग्जाम में आते हैं, ये चारों, इन चारों को याद कर लीजिए। एक और वर्ड आता है अर्थशास्त्र में, उपधा परीक्षण, ठीक है। उपधा परीक्षण का मतलब होता है, उपधा का हिंदी में मीनिंग, संस्कृत वर्ड है, हिंदी में मीनिंग ही होता है चरित्र,
ठीक है, चरित्र, इसको चरित्र परीक्षण, ईमानदारी, जो अच्छी चीजें पॉजिटिव चीजें होते हैं मनुष्य के भीतर जो गुण होती है उसको उपधा कहते हैं। तो इसको आप चरित्र परीक्षण कह लीजिए। किसी को भी बड़ा पोर्टफोलियो देने से पहले, ठीक है, ये सब जितने पोर्टफोलियो देख रहे हैं ना महामात्यों, सॉरी, जो अमात्यों और तीर्थों या महामात्रों का जो पोर्टफोलियो दिया जा रहा है, तो जो उसके जो सर्वोच्च अधिकारी होते थे उसका उपधा परीक्षण होते थे, चरित्र परीक्षण की योग्य है कि नहीं इस पोस्ट में, मतलब एग्जाम टाइप का होता था, उसको उपधा परीक्षण कहते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा। आगे देखिए, अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ के अलावे 26 अध्यक्ष की जिक्र है, ठीक है, 26 अध्यक्ष, जो लिस्ट में 26 अध्यक्ष है उससे क्वेश्चन आएगा। नाम से 26 बहुत बड़ा है, लगा पढ़ने जाइएगा तो बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। एक इसके अलावे एक लवणाध्यक्ष, अभी इतने पढ़ेंगे, इसके अलावा एक लवणाध्यक्ष नाम की भी पोर्टफोलियो अध्यक्ष का चर्चा है, लेकिन इस लिस्ट में नहीं। इसका काम है, लवण मतलब नमक, समुद्र के जल से नमक बनाने वाले जो ग्रुप है उसका सबसे बड़ा हेड होता था लवणाध्यक्ष, इसको भी आप याद कर लीजिए। बाकी ये सब कुछ नहीं है। सूराध्यक्ष, नाम से ही पता चला, सूरा मतलब क्या होता है, दारू, ठीक है। सूराध्यक्ष मतलब होता है शराब प्रोडक्शन के सबसे बड़े अधिकारी, शराब से रिलेटेड है, ठीक है। और एक चीज और है कि बार बार एक क्वेश्चन आता है, शराब बेचने वाले को मौर्य काल में क्या कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सोंडिक कहा जाता है उसे, ठीक है, शराब बेचने वाले का। तो सारे सोंडिकों का हेड जो होता था वो सूराध्यक्ष कहलाता था। सीताध्यक्ष, सीता का मतलब क्या होता था, सीता का मतलब मौर्य काल में होता था सरकारी जमीन, जो गवर्नमेंट की जमीन है उसको सीता कहा, सीता भूमि कहा जाता था, सीता भूमि, याद रख लीजिए। तो सीता, इसी से बात से पता चल जाता है कि ये क्या, जमीन का मालिक, जो पूरे जमीन का देखभाली करने वाला मालिक, खेती का मालिक, ठीक है, खेती प्लस जमीन का अध्यक्ष, यही था, ठीक है। सूत्राध्यक्ष, जमीन के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूं कि 3 तरह के जमीन का जिक्र मिलता है अर्थशास्त्र में, मतलब मौर्य काल में 3 तरह के जमीन का जिक्र मिलता है, एक पृष्ठ, एक उत्कृष्ट, एक स्थल, ठीक है। स्थल जमीन, उत्कृष्ट जमीन और कृष्ट जमीन, 3 तरह के जमीन का जिक्र मिलता है, ठीक है। कृष्ट जमीन किसे कहा जाता है, जिसमें जुताई होती है, जुताई लगातार होती है। उत्कृष्ट जमीन वो कहलाता है जिसमें जुताई नहीं हुई है, नहीं होती है उस जमीन को। और स्थल जमीन, स्थल जमीन जो ऊंचे स्थानों में है, जिसमें खेती करना बहुत मुश्किल है, उस जमीन को स्थल जमीन कहते थे। इसी में से कुछ को सीता भूमि का, जो सरकार के अधीन होता था, इसी में से सीता भूमि हुआ करता था वो, ठीक है। एक अदेव मात्रिक भी एक वर्ड यूज, ये इससे भी क्वेश्चन आता है, अदेव मात्रिक, ये वो जमीन था, इसमें से ही होगा, वो जमीन था जो बिना वर्षा के भी उच्च उपज देती थी, अदेव मात्रिक, ठीक है। तो जमीन से ये क्वेश्चन आप याद रख लीजिए। लोहाध्यक्ष, देखिए वर्ड है लोहा, लेकिन धातु विभाग का सबसे बड़ा अध्यक्ष, ठीक है, धातुकर्म का सबसे बड़ा अध्यक्ष। लोहा, तांबा, जस्ता, ये सब चीजें जितने भी आते, सोना को छोड़ के जितने भी मिनरल्स थे, धातु थे, सबका अध्यक्ष ये लोहाध्यक्ष होता था, ठीक है। सोना का होता, सोना का देखिए सुवर्णाध्यक्ष, ठीक है, सोना का सुवर्णाध्यक्ष, बाकी सोना छोड़ के सब लोहाध्यक्ष के अंदर आता था, जितने भी धातु थे। गो अध्यक्ष, गायों का देखभाल करने वाला, इसमें कोई सोचना ही नहीं है। नवाध्यक्ष, नौसेना का ही हेड होता था। देवता अध्यक्ष, धार्मिक कार्यक्रमों का हेड, ये सब चीज इस लाइन में जितने हैं आपको याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अश्वाध्यक्ष, घोड़े के देखभाल करने के लिए, घोड़ों का बहुत बड़ा रोल होता था युद्ध में, उसका देखभाल कौन करते थे, अश्वाध्यक्ष। तो ये 10 तो इजीली याद हो जाएगा, इसमें कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। आगे देख लीजिए शुल्काध्यक्ष, ठीक है, शुल्क से ही पता चल जा रहा है कि व्यापार कर जो कौन लेता था, टैक्स, जो हर तरह का टैक्स नहीं, जो बिजनेस का, ट्रेड और कॉमर्स का जो टैक्स होता है वो शुल्काध्यक्ष लेता है, चुंगी जिसे कहते हैं, चुंगी। आयुधागा
गाराध्यक्ष। आयुधागार किसको कहते हैं? जहां पे असला बारूद रखा जाता है, ठीक है। आयुध, आयुध मतलब असला बारूद को हिंदी में आयुध कहते हैं संस्कृत में। तो आयुधागाराध्यक्ष वो करते थे। कोषागाराध्यक्ष, कोषागार बैंक, जहां पे पैसे सारे जमा है, ठीक है, सिक्के पैसे ये सब जो चीजें धन जम, उसका सबसे बड़ा हेड कोषागाराध्यक्ष। गणिकाध्यक्ष, गणिकाओं का, गणिका उसे कहते थे जो मनोरंजन का काम जो लेडी करती थी उस जमाने में उनको। तो गणिकाध्यक्ष। ये पतनाध्यक्ष, पतन जो बंदरगाह हो। मौर्य काल में विदेशों में बहुत ज्यादा व्यापार होता था। विदेशों को, यूनानियों को, स्पेशल यूनानियों को बहुत ज्यादा सामान, यूनान, मिस्र, सीरिया, ये सब जो एरिया था ना, इस सब को हम लोग बहुत ज्यादा बेचते। सबसे ज्यादा क्या बेचते थे भाई? कपड़ा। कपड़ा उद्योग मौर्य काल का सबसे बड़ा उद्योग था, बहुत बड़ा उद्योग था, ठीक है। तो पतनाध्यक्ष, तो जिस पतन का यूज कर, सबसे ज्यादा किस पतन का यूज करता था मौर्य लोग? भड़ोच। गुजरात में एक पतन है, बंद पोर्ट है, भड़ोच का बहुत ज्यादा यूज किया करता था मौर्यकालीन सभ्यता में, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कपड़ा भी देखिए, कपड़ा का उत्पादन मौर्य काल में दो जगह फेमस थे, बंग देश और पुंड्र देश, ठीक है। पुंड्र देश, बंग, ये दोनों बंगाल वाला ही एरिया है उस समय का। बंग देश जो अभी का बंगाल है, ठीक है। पुंड्र देश अभी जो झारखंड वाला एरिया हो गया है, ठीक है, वो पुंड्र देश है। तो बंग देश में किस तरह के कपड़े मिलते थे? श्वेत और चिकना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्वेत और चिकना वस्त्र कहाँ मिलता था? तो बंग देश में मिलता था। पुंड्र देश में कौन सा, वो किस तरह के वस्त्र मिलते थे? काले, काले एवं मनी कलर के, ठीक है, चमकीला। मनी कलर मतलब चमकीला मिलते थे किसमें? पुंड्र देश में। इसको भी आप याद कर लीजिए। एक सुवर्ण कुडई, सुवर्ण कुडई बोल के जगह की चर्चा मिलती है, सुवर्ण कुडई, ठीक है। ये साउथ इंडिया में थी, कर्नाटक साइड जो क्षेत्र इसका फैला था उस तरह। ये सन के कपड़े के लिए फेमस थे, सन के कपड़े के लिए फेमस थे, ठीक है। और इसमें अर्थशास्त्र में एक वर्ड चीनपट की यूज हुई है, चीनपट, ठीक है। चीनपट, चीनपट मतलब चीन से बने हुए कपड़े, ठीक है। चीन से बने हुए चीनपट, चीनपट लिख दिया मैंने, चीनपट। चीनपट को क्या कहा जाता था उस समय? रेशम से बने हुए कपड़े, रेशम से बना हुआ कपड़ा। तो रेशम, चीनपट का यूज मिला है अर्थशास्त्र से। इससे पता चलता है कि उसमें चीन से हम लोग रेशम की आयात करते थे। मौर्य काल चीन से रेशम की आयात करते थे क्योंकि उस समय रेशम का प्रोडक्शन इंडिया में नहीं होता था, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, पतनाध्यक्ष हो गया। उसके बाद सुनाध्यक्ष। सुनाध्यक्ष देखिए, बूचड़ खाने, जो बूचड़ खाने होते हैं उसके अध्यक्ष होते थे। बूचड़ कैसे याद रखा? सुना, बूचड़ खाने में अगर किसी बकरे को काट दिया तो सुना सुना हो गया, तो ये सुनाध्यक्ष बूचड़ खानों का हेड होता था। लक्षणाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष क्या करता था? छापा खाना, जहां पे मुद्रे की ढलाई होता था, पैसे की ढलाई होता था, ठीक है, तो उसका मालिक होता था लक्षणाध्यक्ष। तक और मुद्रा जारी करता है, जैसे आरबीआई मुद्रा जारी करता है ना, किसको कितना मुद्रा चाहिए, ज्यादा मुद्रा बना देने से मुद्रास्फीति और स्फीति का झंझट ना हो जाए, इसलिए लक्षणाध्यक्ष पैसा भी छापता था और मुद्रा जारी भी करता था। ये है संस्थाध्यक्ष, ठीक है, गलत लिख दिया, संस्थानाध्यक्ष होगा, संस्थानाध्यक्ष होगा ये, ठीक है। संस्थान का है ये व्यापारिक मार्ग, ठीक है, जो व्यापारिक मार्ग थे उस व्यापारिक मार्गों का कंट्रोल करता था। ये बहुत सारे व्यापारिक मार्ग थे, इधर साउथ इंडिया तरफ दक्षिणा पथ जाता था, उत्तरा पथ जिसे जीटी रोड कहते हैं वो सिंध तक जाता था, प्लस व्यापार के और भी बहुत सारे रास्ते थे। तो संस्थानाध्यक्ष व्यापारिक मार्ग को का हेड होता था। अक्षपातालाध्यक्ष, अक्षपातालाध्यक्ष देखिए, इसका महालेखाकार, जैसे अभी कैग होता है ना हमारा, कैग जो हर एक चीज का हिसाब रखता है, पूरे खर्च आय व्यय का हिसाब रखता था, वही महालेखाकार होता था अक्षपालाध्यक्ष, ठीक है। विविताध्यक्ष, विविताध्यक्ष का क्या काम था? देखिए, चारागाह विभाग, पशुपालन भी बहुत अच्छी थी उस समय, तो चारागाह विभाग, चारागाह में कुआं, जलाशय बनाना, प्लस एक और भी काम था कि जंगल के रास्ते अगर कोई व्यापारी जा रहा है, कोई आदमी गुजर रहा है, उसकी रक्षा करना
कुपिताध्यक्ष के नीचे ही काम आता था। कुप्याध्यक्ष, कुप्या का वन विभाग, ठीक है, कुप्याध्यक्ष और वन विभाग, वन से रिलेटेड सारी चीज करते थे। वन देखिए, जब वन विभाग हम लोग पढ़े तो वन अर्थशास्त्र में दो तरह के वन का यूज किया है, ठीक है, हस्ती वन और द्रव्य वन, ठीक है, द्रव्य वन। हस्ती मतलब हाथी, जिस वन में हाथी रहता था, सिर्फ हाथी ही नहीं रहता था, इसमें और भी जितने भी जानवर होते थे सब रहता था। हस्ती वन इसलिए क्योंकि हाथियों का बहुत बड़ा यूज होता था युद्ध में, और हाथी की वजह से इतनी बड़ी सेना खड़ा किया था इन लोगों ने, और इतनी बड़ी साम्राज्य हाथी के दम पे, इसलिए जहाँ जानवर रहता है उसको हस्ती वन नाम दे दिया। द्रव्य वन, द्रव्य वन वो वन जहाँ से लकड़ियां मिलती थी, लकड़ियां हम यूज के लिए लोहा, तांबा, कोयला जितने भी मिनरल्स होते हैं वो जिस वन से निकालते थे उसको द्रव्य वन कहते थे। द्रव्य का नाम ही है इस तरह मटेरियल, तो उसी से याद कर लीजिए, मटेरियल जहाँ मिलता है उसको द्रव्य कहते हैं, और जहाँ हाथी या जानवर, सारे जानवर मिलते थे उसे हस्ती वन कहते हैं, ठीक है। अकराध्यक्ष, अकराध्यक्ष मतलब खान, जो लकड़ी, लोहे, तांबा, टीन, ये सब के खान बहुत सारे खुदाई हुई थी, स्पेशली गया वाले रीजन में, तो उसमें अकराध्यक्ष वो एक सारे खान का मालिक होता था। पन्याध्यक्ष, पन्य का मतलब ये होता है हिंदी संस्कृत में, पन्य का मतलब होता है वाणिज्य, ठीक है, पन्य का मतलब वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य, ठीक है। तो पन्याध्यक्ष व्यापार वाणिज्य, शुल्काध्यक्ष शुल्क लेने का अधिकारी है, पन्याध्यक्ष व्यापार को कंट्रोल करने वाला अधिकारी है। मुद्राध्यक्ष ये पासपोर्ट विभाग का है, ठीक है। मुद्रा के बारे में भी दो चार चीज जान लीजिए। दो तरह के मुद्रा का जिक्र मिलता है, कोष प्रवेश, दो तरह के मुद्रा का यूज मिलता है अर्थशास्त्र में, कोष प्रवेश मुद्रा और दूसरा व्यवहारिक मुद्रा, ठीक है, व्यवहारिक मुद्रा, दो तरह के मुद्रा। देखिए व्यवहारिक मुद्रा क्या होता था, ये साधारण लेन देन में यूज होता था, साधारण लेन देन में यूज होता था। और कोष प्रवेश कोष प्रवेश मुद्रा जो हो गया वो राजकीय क्रय विक्रय में होता है, राजकीय क्रय विक्रय, ठीक है। यही अंतर है दोनों में, एक साधारण राजकीय राजा लोग यूज करता है, एक जनता लोकल पब्लिक में प्रचलन में। पोताध्यक्ष, पोताध्यक्ष देखिए नाम है पोता, इसको पोत मतलब जहाज का अधिकारी मत मान लीजिए, पोताध्यक्ष मतलब माप तोल का अधिकारी, पूरे साम्राज्य में माप तोल कोई कम ज्यादा कर रहा है क्या, उसको देखभाल करना। मानाध्यक्ष, ठीक है, मानाध्यक्ष 26वां मानाध्यक्ष, संसाधनों में नियंत्रण, कहाँ किस जगह पे संसाधनों में कमी है, ज्यादा है तो कम वाले एरिया में, कम है तो ज्यादा वाला एरिया में भेजना, ये सब काम मानाध्यक्ष का होता था। तो ये 26 जो पोस्ट थे बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट थे मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में। सारे को याद कर लीजिए, बस मुश्किल से 4-5 ही याद रखना पड़ेगा, बाकी तो सब आसान है। और हम लोग चलते हैं कि कैसे इसका पूरा प्रशासनिक सिस्टम बटा हुआ था, ठीक है। देखिए पूरा राष्ट्र पूरे एरिया को, जहां तक मौर्य साम्राज्य की राष्ट्र की सीमाएं थी उसको राष्ट्र बोलते थे। उसके नीचे आते थे प्रांत, ठीक है, प्रांत के नीचे मंडल, ठीक है, इस मंडल या विषय, ठीक है, विषय के नीचे जिला, जिला के नीचे 10 गांव, 10 गांव का एक ग्रुप होता था। उसके नीचे आता था गांव, गांव जो था सबसे छोटा इकाई था प्रशासनिक व्यवस्था में। हेड क्या होगा सबका, वो हेड भी हमें याद रखना पड़ेगा। हेड में देखिए सबसे राजा होगा, इसका हेड राजा होगा, प्रांत का होगा प्रांतपति, आर्यपुत्र या फिर आर्यपुत्र या कुमार, ये इतने नामों से इसे बुलाया जाता है, या राष्ट्रिक, ठीक है, राष्ट्रिक, इतने नामों से बुलाया जाता था प्रांत। मंडल का हेड होता था प्रदेष्टा, ठीक है, और विषय का हेड या विषयपति, ठीक है, विषयपति, क्लियर। अगर मंडल नाम दिया गया है उस एरिया को प्रदेष्टा होता था, विषय नाम दिया गया है उसका हेड विषयपति होता है। जिला का हेड कौन होगा, उसका नाम होगा स्थानिक,
ठीक है। 10 गांव का हेड होगा गोप और गांव का हेड होगा ग्रामिक। ठीक है, इस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था चलता था। बहुत सारे 10 गांव मिला के गोप होता था, बहुत सारे गोप मिला के एक स्थानिक नियुक्ति होती थी, बहुत सारे स्थानिक मिलके प्रदेष्टा या विषयपति या प्रांत, उस बहुत सारे मंडल मिल के प्रांत, बहुत सारे थे प्रांत मिल के राजा। प्रांत कितने थे टोटल पता है? 4 प्रांत थे। कब तक? चंद्रगुप्त मौर्य के 4 प्रांत, बिंदुसार के 4 प्रांत और 5वां कलिंग हो गया। 5वां प्रांत से अशोक के समय में हुआ कलिंग। ठीक है, ये 4 प्रांत कौन कौन थे भाई? उत्तरापथ जिसकी राजधानी थी तक्षशिला, प्राची जिसको मध्य भारत भी कहते थे, पाटलिपुत्र जिसकी राजधानी थी, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी कर्नाटक तक था ये, सुवर्णगिरी, एक अवंती जिसका उज्जैनी था राजधानी। ये 5 प्रांत थे। तो यहाँ पे मेनली जो राजा के पुत्र होते थे या भतीजे होते थे वही लोग यहाँ पे राज्य करते थे। ये हमने पढ़ा था ना, उज्जैन का राज कौन था? उज्जैन का प्रांतपति आर्यपुत्र अशोक बना था और सुसीम बना था तक्षशिला का। ये पिछले वीडियो में हमने देख लिया है। तो ये इसके अलावे जो है ग्रुप, गाँव के ग्रुप होते थे, उसको प्रशासनिक व्यवस्था को और लचीला बनाने के लिए ग्रुप होते थे। जैसे खारवर्टिक जो होता था ये 200 ग्राम का ग्रुप था। ठीक है, 200 गांव खारवर्टिक। उसके बाद इस खारवर्टिक के बाद द्रोणमुख ये होते थे 400 ग्राम गांव के ग्रुप को कहते थे। और स्थानिक, ठीक है, स्थानीय कहते थे 800 ग्राम के ग्रुप को, स्थानीय 800 ग्राम के ग्रुप को। इस तरह से ग्रुप वाइज भी रखते थे और इनके भी हेड होते थे ताकि और लचीला बनाया जा सके। ये था तो बहुत बड़ा एरिया, ये अभी के इंडिया से कितने बड़े, बहुत बड़े थे। ठीक है, तो सुचारू रूप से शासन को चलाने के लिए ये व्यवस्थाएं थी। और एक चीज है जो प्रांत को चक्र भी कहा जाता था। ठीक है, चक्र, क्लियर? उस समय अर्थशास्त्र में प्रांत को चक्र नाम से संबोधित किया गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला हम लोग चलते हैं क्या? शहरी प्रशासन के रूप में। ये तो पूरे प्रांत का, पूरे राष्ट्र का संसार आपने देखा डायग्राम। अब जैसे शहर, जो बड़े बड़े शहर है जैसे उज्जैन, तक्षशिला, काशी, मथुरा, पाटलिपुत्रा, तो यहाँ पे शासन व्यवस्था के लिए कुछ बहुत ज्यादा आबादी एक ही जगह पे है, उस जगह पे स्पेशल प्रबंध था शहरों में। ठीक है, तो शहरी प्रशासन क्या था? शहरी प्रशासन में टोटल 6 समितियां काम करती थी। 6 समिति, और हर समिति में 5 आदमी रहते थे। मतलब 30 आदमी का ग्रुप मिलकर किसी शहर का प्रशासन करता था। तो इसमें क्या होता था? प्रथम समिति को शिल्पकला समिति कहते थे। ठीक है, समितियों का नाम याद रखिएगा। इसका क्या काम होगा? शिल्पकला, उद्योग धंधे को देखना, उद्योग और शिल्पकला, उद्योग एंड शिल्पकला देखेगा ये शिल्पकला समिति। दूसरी समिति होती है वैदेशिक समिति। वैदेशिक समिति विदेश से आए हुए लोगों का देख रेख करना। इस समय तो मौर्य काल में तो लोग विदेशों से भी आना जाना करते थे, व्यापार बिजनेस था। तो एक वैदेशिक समिति था जो विदेशियों का देख रेख करता था। जनसंख्या समिति, उसके बाद था जनसंख्या समिति। ये समिति जनसंख्या को देखता था, कितने लोग जन्म लिए, कितने दिन मरे, इस तरह का रजिस्टर मेंटेन करता था जनसंख्या समिति। उसके बाद वाणिज्य समिति चौथा समिति था। ये क्या? वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य को देखेगा। उसके बाद था वास्तु निरीक्षक समिति। वस्तु निरीक्षक समिति ये बाजार को कंट्रोल करता था। ठीक है, वस्तु निरीक्षक समिति की क्रय विक्रय को देखता था, कितना क्रय हुआ, कितना विक्रय हुआ, इस चीज का हिसाब रखता था शहरों में। ठीक है, उसके बाद कर समिति, छठी समिति था कर समिति। ये कर समिति का काम होता था बिक्री कर। मार्केट में तो बिक्री, यहाँ खेती होगा ही नहीं, यहाँ पे बिक्री होगा, तो बिक्री कर वसूलना। ठीक है, बिक्री कर कितना हो था, ये सब चीज हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। ये शहरी प्रशासन के लिए 6 समितियां थी, 30 आदमी कार्यरत होते थे। चलिए उसकी सैन्य व्यवस्था के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। मैक्सिमम चीज तो पढ़ चुके हैं, उसके बाद और भी कुछ पढ़ लेते हैं। देखिए सैन्य व्यवस्था में हेड कौन होता था? सैन्य व्यवस्था में
वो हम लोग पढ़ चुके थे। तीर्थ था, 2 तीर्थ आपने पढ़ा था। एक सेनापति जो हेड होता था, दूसरा नायक होता था। ठीक, नायक, ये सेनापति बहुत हेड होता था, सब एक ही पोस्ट होता था। नायक 4-5 नायक होते थे। इसको नगर पालक भी कहा जाता था, नगर रक्षक। सुरक्षा के समय, जब शांति समय है तो नगर की रक्षा करेगा, अशांति में युद्ध क्षेत्र में जाएगा। ठीक है, उसको नवाध्यक्ष, नवाध्यक्ष पढ़े नौसेना का है। इससे क्या पता चलता है कि मौर्य काल में नौसेना थी। ठीक है, दुर्गपाल, अंतपाल, इसे पढ़ लिए। दुर्गपाल, अंतपाल, दंडपाल, इसे हम लोग पढ़ लिए। दंडपाल, दंडपाल का काम है सेना के लिए सामग्री जमा करना और जहां जरूरत है वहां पहुंचाना। अंतपाल का काम है सीमावर्ती दुर्गों की रक्षा करना। दुर्गपाल का काम है राजकीय दुर्गों, जो राजमहल के पास है, उस दुर्गों की रक्षा करना। तो ये सैन्य व्यवस्था इस तरह की थी। इसमें भी जो मेगास्थनीज करता है, मेगास्थनीज के ही बुक से हमें वो जो शहरी प्रशासन अभी जस्ट पढ़े हम लोगों ने, 30 आदमियों की समिति से गवर्न होता था, उसी तरह मेगास्थनीज के अनुसार ये भी कहता है कि सैन्य व्यवस्था, जो सैन्य सिस्टम था, यहाँ भी 6 समितियां थी और 5, हर समिति में 5 आदमी थे, मतलब 30 आदमी की समिति सैन्य व्यवस्था का ही देख रेख करता था। ठीक है, तो उस समिति में कौन कौन थे भाई? प्रथम समिति जल सेना की व्यवस्था। देखिए, प्रथम समिति क्या करता था, द्वितीय समिति क्या करता था, ये सब पूछेगा। पहली समिति जल सेना की देखरेख करता था। ठीक है, दूसरी समिति थी यातायात और रसद पहुंचाने, रसद का काम करती है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन, सेना को यहाँ जाना वहां जाना, इस चीज को देखभाल करना, और रसद खाना पहुंचाना, उसका हथियार पहुंचाना, इसको रसद कहते हैं। तीसरी जो समिति थी, इसकी तीसरी समिति करती थी पैदल सैनिकों की देखरेख। चौथी समिति अश्वारोही, जो घुड़सवार सेना थे, उसकी देखरेख करती थी। 5वीं समिति थी गज सेना का देखभाल करती थी। और 6ठी समिति जो है वो करती थी रथ सेना। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इससे क्या पता चलता, सेना क्या, जल, एक चीज इससे पता चलता, जल सेना थी, गज सेना थी, रथ सेना थी, अश्व सेना थी, पैदल थी, और एक दूसरा वाली जो समिति थी वो रसद पहुंचाता था। ठीक है, अब जब सैन्य विभाग हो गया, ये लड़ाई करने के लिए काम आता है। ठीक है, बाकी रक्षा करने के लिए आंतरिक, ये बाहरी रक्षा के समय काम आता है। जिस तरह सेना होता है हमारी, उसमें पुलिस व्यवस्था देखिए, पुलिस व्यवस्था कैसी थी इसकी? पुलिस व्यवस्था 2 तरह की थी। ठीक है, एक साधारण पुलिस, जिस तरह हमारे पुलिस होते हैं, उसको रक्षिन कहते थे, जैसे किसी का झगड़ा हो गया, उस झगड़ा को सुलझाना। दूसरे को गूढ़ पुरुष कहते थे, गूढ़ पुरुष जो जासूस, गूढ़ पुरुष जो जासूस करते थे, जो दूसरे एरिया में भी जाते थे और जासूसी करके सूचना देते थे। ठीक है, तो रक्षिन मतलब साधारण पुलिस, और गूढ़ पुरुष मतलब जो गुप्तचर। ठीक है, गुप्तचर को क्या करते हैं, और गूढ़ पुरुष 2 तरह के होते थे। ठीक है, एक संस्था, एक संचार। ठीक है, संचार जो घूम घूम के सूचनाएं एकत्रित करता था, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता, और संस्था का ऑफिस एक ही जगह पे रहेगा, मार्केट में है तो मार्केट में, वहीं से वो अपना संस्था में रुक के, कौन ज्यादा दाम में सामान बेच रहा है, कौन ठग रहा है किसी को, या फिर कोई दुश्मन का अटैक, ये सब चीज ध्यान रखता है। 2 तरह का संस्था और संचार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देखिए, गूढ़ पुरुष में महिलाएं भी होती थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि महिलाएं होती थी कि नहीं होती थी? महिलाएं भी होती थी। तो इस तरह आप पुलिस व्यवस्था को याद कर सकते हो। आगे हम लोग पढ़ते हैं न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था में हम लोग पढ़ते हैं, देखिए न्याय व्यवस्था हमने बता दिया था, 2 तरह के कोर्ट होते थे। एक व्यवहारिक कोर्ट, पहले तीर्थ में पढ़ चुके हैं व्यवहारिक कोर्ट। इसमें क्या होता था, सिविल मुकदमा दायर होता था, चोरी डकैती फर्जरी ये सब चीज। और दूसरा जो होता था उसको कहते हैं कंठ शोधन, कांटा को निकालना, कंठ, इसका ही मतलब होता है कांटा निकालना। कंठ शोधन क्या, क्रिमिनल केस को डील करता था, मतलब मर्डर, बलात्कार, बड़े बड़े केस को। ठीक है, तो इसमें जो हेड होता था व्यवहारिक को, उसको कहा जाता था धर्मस्थ। ठीक है, धर्मस्थ या व्यवहारिक। ठीक है, इसको व्यवहारिक न्यायालय भी बोलते हैं और धर्मस्थ न्यायालय भी बोलते हैं। ठीक है, धर्मस्थ
धर्मस्थीय न्यायालय। धर्मस्थीय न्यायालय बोलिए या व्यवहारिक न्यायालय बोलिए, एक ही चीज है। इसका हेड होता था धर्मस्थ और या व्यवहारिक। ठीक है। अगला जो चीज है कि इसमें मेंबर कितने होते थे। मेंबर इसमें 3 होते थे। जो 3 मेंबर जो होते थे इसका न्यायाधीश होते थे। 3 धर्मस्थ न्यायाधीश प्लस 3 अमात्य। 3 कोई मंत्री होगा इसका। ठीक है। 3 अमात्य इसका मेंबर होता था। इसका कितने मेंबर होते थे भाई कंटक शोधन के। इसमें भी 3 जज। ठीक है। 3 जज होंगे। 3 जज इसके कंटक शोधन के जज को प्रदेष्टि कहते हैं। ठीक है। प्रदेष्टि, इसके प्रदेष्टि और इसका धर्मस्थ। ठीक है। तो 3 प्रदेष्टि होंगे इसमें प्लस 3 अमात्य होंगे। ये मिलके शासन चलाएंगे। ठीक है। इतना चीज आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा चीज है कि अपराध। यहाँ पे अपराध को क्या कहा जाता था। अपराध को साहस कहा जाता था मौर्य काल में। साहस। ठीक है। साहस। क्लियर। अब मर्डर भी कर दिए तो साहस हो गया। चोरी भी कर लिए साहस हो गया। झूठ भी बोल दिए साहस। साहस मतलब अपराध। ठीक है। तो इस अपराध के लिए 3 तरह के दंड की व्यवस्था थी। ठीक है। पहला पूर्व साहस दंड, मध्यम साहस दंड और उत्तम साहस दंड। ये 3 तरह के दंड थे। अगर सामान्य गलती हुई है तो ये दंड मिलेगा। थोड़ा मीडियम लेवल का मिला ये और जघन्य हुआ है तो ये। ठीक है। ये साहस था। तो इसमें 48 से 96 पन पैसा देना पड़ता था। इसमें पन। मध्यम साहस दंड में आपको देना पड़ता है 200 से 500 पन। और उत्तम साहस दंड में आपको 500 से 1000 पन। ये पन क्या होता है। पन एक चांदी के सिक्के को कहते हैं पन। ठीक है। चांदी के सिक्के को पन कहा जाता है। चांदी के सिक्के को पन नहीं कहा जाता। चांदी के सिक्के के पन कहा जाता है। चांदी के सिक्के की, जैसे चांदी का सिक्का है, इसका 3/4 भाग बराबर पन। ठीक है। ये सब दिया जाता है। ये पनिशमेंट दिया जाता था। ठीक है। ये न्यायाधीश जब पढ़े ना तो एक देखिए जनपदीय न्यायाधीश, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनपदीय न्यायाधीश का जिक्र मिलता है किसके कार्यकाल में। अशोक के कार्यकाल में। उसके शिलालेख में इसका वर्णन मिलता है कि जनपदीय न्यायाधीश होता था। ये मौर्य काल में नहीं होता था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के और बिंदुसार के काल में नहीं था। ये अशोक के काल में था। ठीक है। तो उसके शिलालेखों में कौन से न्यायाधीश की न्यायालय, जनपदीय न्यायालय या जनपदीय न्यायाधीश का जिक्र मिलता है। इस चीज को याद रखिएगा। ये कहाँ पे मिला है। सुवर्णगिरी के लघु शिलालेख में। ठीक है। लघु शिलालेख में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ पे मिला है जनपदीय न्यायालय का जिक्र। अब हम लोग चलते हैं क्या सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। ठीक है। मौर्य काल में सामाजिक व्यवस्था के बारे में फटाफट पढ़ लेते हैं। देखिए मेगास्थनीज क्या कहता है। मेगास्थनीज कहता है कि उस समय का समाज 7 भागों में बटा हुआ है। और चंद्रगुप्त मौर्य का कौटिल्य क्या कहता है कि 4 भागों में बटा हुआ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये अर्थशास्त्र का कहना है कौटिल्य का। लेकिन मेगास्थनीज कहता है कि 7 भागों में बटा हुआ था। ठीक है। उन 7 भागों का आपको नाम याद रखना पड़ेगा। जैसे दार्शनिक, किसान, अहीर। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर और क्या था, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। सैनिक, निरीक्षक, सभासद। ये 7 ग्रुप समाज का होता था। इसके अलावा और कोई भी आदमी नहीं पाया जाता था। ठीक है। ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र ये सब चीज की कल्पना नहीं करता है मेगास्थनीज। ये 7 तरह के इंसान आदमी की जिक्र करता है। समाज इसी तरह बटा हुआ था। दास प्रथा नहीं थी। मेगास्थनीज के अनुसार मेगास्थनीज क्या कहता है, दास प्रथा नहीं थी। लेकिन कौटिल्य कहता है कि थी। कौटिल्य कहता है थी। तो एग्जाम के
क्वेश्चन के आधार पर आप माप लीजिएगा। जैसा क्वेश्चन है, स्त्री की स्थिति अच्छी थी, पहले से अच्छी हो गई थी, रूपा जीवा बोल के जो ये लड़कियों, ये रूपा जीवा का परिश्रम था, मतलब परिचय था उस समय। रूपा जीवा मतलब लेडीज को कहा जाता है जो गलत काम करके पैसे कमाती थी। ठीक है, अर्थव्यवस्था के बारे में आप इसके अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग बात करते हैं। अर्थव्यवस्था में क्या क्या आपको याद रखना पड़ेगा भाई। अर्थव्यवस्था सबसे पहले याद रखिएगा, सीता भूमि जो थी वो सरकारी जमीन थी। अवैध मातृक बता दिया हूं मैं, अवैध मातृक जो था वो जमीन को कहा जाता था जो कम वर्षा में ही खेती हो जाती थी। कृषि कर को बलि करते थे, कृषि कर को बलि कहा जाता था, बलि या भाग कहा जाता था, ये आपको याद रखना पड़ेगा। आगे है कि व्यापार जो था वो आंतरिक और बाह्य दोनों था, मतलब इंटरनेशनल व्यापार भी होता था, बाहरी में भी होता था। इंटरनेशनल बिजनेस हम लोग किस चीज का करते थे, सूती वस्त्र का उस समय किया जाता। सूती वस्त्र वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सूती वस्त्र का बहुत ज्यादा डिमांड था। मुद्रा का प्रयोग होता था, मुद्रा प्रयोग होता था। आपने देखा कि बहुत सारे तीर्थ लोग मुद्रा के काम में, संचालन के काम में, टकसाल के अवसर, ये सब अपने पीछे पड़ा। भड़ोच जो था सबसे अच्छा बंदरगाह था, जिस व्यापारिक केंद्र भी मान लीजिए या बंदरगाह भी मान लीजिए, जो वहां से बेचा जाता था। टैक्स चोरी पे मृत्यु दंड था। ठीक है, टैक्स चोरी पे मृत्यु दंड था, ये आपको याद रखना पड़ेगा। विष्टि क्या थी, विष्टि तो बेगारी थी। ठीक है, विष्टि की प्रचलन था, मतलब बेगारी का प्रचलन था। जबरदस्ती गरीब आदमी को जबरदस्ती खटाया जाता था, बेगारी मतलब काम कर लो ना पैसा देंगे, सिर्फ खाना देंगे, वो विष्टि का प्रचलन था। इस चीज को आप देख लीजिए। देखिए भू राजस्व क्या थी, भू राजस्व जो थी जमीन 1/6 से 1/8 तक थी। पहले 1/6 थी, जब अशोक लुम्बिनी गया था तो लुम्बिनी में टैक्स 1/8 कर दिया था, आपको पता ही है। तो भू राजस्व का जो ये था 1/6 से 1/8 इतना टैक्स लिया जाता था। ठीक है, जमीन के आदमी को दो तरह से कहा, जो जमीन का मालिक दो तरह का होता है ना, एक भूस्वामी होता है, भूस्वामी जो जमीन का मालिक है उसको क्षेत्रक कहा जाता था। और काश्तकार जो उस जमीन पे खेती करता था, या उस काश्तकार को क्या कहा जाता था, उपवास। ठीक है, काश्तकार उस समय उपवास कहा जाते थे, और क्षेत्रक भूस्वामी कहा जाता था। सिंचाई का प्रबंध था भाई, सिंचाई का फुल प्रबंध था, सिंचाई प्रबंध। सिंचाई जिस एरिया में प्रबंध हो जाता था उस एरिया को सेतु बंद कहते थे। और सेतु बंद में 1/2 भाग राजस्व देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ राजस्व सिंचाई जितना आप उपयोग करेंगे, जितना अन्न उपजाएंगे उसका 1/2 भाग सरकार को देना पड़ेगा। जिस सेतुबंद एरिया में जहाँ पे आपकी सिंचाई की व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी गई है उसे। पैसे के रूप में, करेंसी के रूप में क्या क्या प्रचलित था भाई। करेंसी में अभी बताएं कौन सा करेंसी था। एक आपने सुना होगा चांदी का सिक्का, जिसको अभी हमने पढ़ा, चांदी के सिक्के का 3/4 भाग को पन करते हैं, मतलब चांदी का सिक्का पन के रूप में जाना जाता था ये, या रुपये भी बोला जाता था। रुपये, पन या रुपये क्या किसको कहलाया जाता था, चांदी के सिक्के को। तांबे के सिक्के को ताम्ररूप बोला जाता था। ठीक है, तांबे के आम प्रचलन में सबसे ज्यादा प्रचलन तांबे के सिक्के का ही होता है। ठीक है, ताम्ररूप या भाषक। ठीक है, भाषक। यही ताम्ररूप को 2 भागों में और छोटा छोटा भाग है, जैसे 1 रुपया का 58-54 भाग होता है ना, उसी तरह ताम्ररूप का भी 2 भाग था, कंकिनी और अर्धकंकिनी। अर्धकंकिनी मतलब ताम्ररूप का 1/2 भाग को कंकिनी कहते हैं, ताम्ररूप के 1/4 भाग को अर्धकंकिनी कहा जाता था। सोने के सिक्के को सुवर्ण बोला जाता था, सुवर्ण। ठीक है, सुवर्ण किसको कहा जाता है, सोने के। चांदी के सिक्के को पन, तांबे या रुपये, तांबे के सिक्के को ताम्ररूप या भाषक, सोने के सिक्के को सुवर्ण। ठीक है, इसमें है कि कोई भी आदमी आपके पास धातु है तो जाके टकसाल में आप ये सिक्का बनवा सकते थे, थोड़ा सा टैक्स देने के बाद। ये सिस्टम था। सिक्के में ढलवाने के लिए 1 कंकिनी देना पड़े, 1 कंकिनी पैसा दीजिए, और आपके पास अगर सिक्के के बराबर सोना है तो जाइए और ढलवा लीजिए, 1 कंकिनी पैसा दे के, वो सिक्का फिर आपका हो जाएगा। ऐसा बता। चिकित्सा कर्म में क्या था, 3 डॉक्टर्स का जो यहाँ पे चिकित्सा कर्म
तीन तरह के डॉक्टर, चार तरह के मिलते हैं, ठीक है। चिकित्सा व्यवस्था क्या था, चिकित्सा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था में आप याद रखिए भीषज जो था वो डॉक्टर जो साधारण बीमारी को ठीक करता था, ठीक है। साधारण बीमारी, सर्दी खांसी जुकाम, उस तरह के। गर्भ व्याधि संस्था जो था, व्याधि संस्था, ये जो था कि किसी का मैंने प्रेग्नेंट लेडीज को देखभाल करने के लिए था। सूतिका, एक सूतिका डॉक्टर विभाग था, डॉक्टर होता था। सूतिका किसका इलाज करती थी, जैसे संतान उत्पत्ति के लिए, किसी का संतान नहीं हो रहा है, बांझ औरतों पुरुषों के लिए सूतिका डॉक्टर के पास जाएगा। उसका जंगली विद बोल के डॉक्टर कौन था, जंगली विद डॉक्टर कौन था, या डिपार्टमेंट जो भी बोल दीजिए, वो था कि जानवरों के बीच से, सांप बिच्छू के बीच से बचाता था, सांपों बिच्छू के जहर को झाड़ता था, ठीक है। व्यापार का संघ था, ठीक है। व्यापार संघ को श्रेणी कहा जाता था और इसके हेड को श्रेणी कहा जाता था। व्यापार संघ क्या करता, कोई अगर आजकल का ही सिस्टम आजकल की तरह ही था, अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो व्यापार संघ से ब्याज पे लोन ले सकते हो। पन्य वस्तुओं पे चुंगी जो थी, पन्य वस्तुओं पे चुंगी, मैंने पन्य वस्तु मतलब जिस निर्मित वस्तु जो अभी आप बना के बेचोगे, अपने घर में कोई चीज को प्रोडक्शन करके अगर आप बेच रहे हो, उसके लिए 1/5 भाग सरकार को देना पड़ता था, उसमें मतलब गवर्नमेंट को देना पड़ता था। बिक्री कर, देखिए दो तरह का था बिक्री कर, अभी बताए थे ना, बिक्री कर के लिए एक समिति होती थी। बिक्री कर 4% और 10%। 4% अगर आप उस समय के मूल्य साम्राज्य के भीतर अगर प्रोडक्शन करके बेच रहे हो, मतलब वहीं का माल बेच रहे हो तो 4%। अगर आप विदेश से लाके बेच रहे हो, ईमान, मिस्र, फारस, ये सब से ला रहे हो तो 10% बिक्री कर देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। प्रशासनिक व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था लगभग सारे क्लियर हो गए। धन्यवाद आप लोगों को।